बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 8 स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नो इवनिंग। बच्चों, हम यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज कर रहे थे और आज उसके हमने लास्ट 2 टॉपिक्स करने हैं। उसमें हमने एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज को करना है, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। और इसके साथ हमने बच्चों रिव्यू 2 के क्वेश्चंस आंसर्स करने हैं और तीसरे नंबर पे हमने रिव्यू 2 के MCQs को करना है। इज इट क्लियर? चैप्टर नंबर 8 में से हमने एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज करना है बेटा, और रिव्यू 2 के क्वेश्चंस आंसर्स यानी कि रिव्यू 2 हमने कंप्लीट करनी है। उसके MCQs हैं और 7 क्वेश्चंस आंसर हैं। इज इट क्लियर? तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज से। इसकी डेफिनेशन देखें बच्चों। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। कि एडजेक्टिव फ्रेज एक अल्फाज का ग्रुप है, मजमूआ है। दैट डज द वर्क, जो काम करता है, ऑफ एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव का इसमें सिफत के तौर पर जो काम करता है। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखें आप। आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस। अब स्माइलिंग बोल्ड किया हुआ है बेटा, ठीक है, हाईलाइट किया है, तो ये एडजेक्टिव है। आई लाइक टू सी अ फेस विद अ स्माइल ऑन इट, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। यानी कि यहाँ पे एक लफ्ज है और यहाँ पे लफ्ज एक से ज्यादा है। ठीक है, अब बेटा एडजेक्टिव का काम किसी नाउन के बारे में मालूमात देना है। ठीक है, एडजेक्टिव का काम किसी नाउन के बारे में मालूमात देना है। मसलन गुड गर्ल, ठीक है, गुड गर्ल में इसमें लफ्ज जो गुड है वो हमें गर्ल के बारे में मालूमात देता है। और इसी तरह बैड बॉय में बैड, लफ्ज बैड हमें बॉय के बारे में मालूमात देता है। यानी कि गर्ल क्या बेटा नाउन है, बॉय भी नाउन है, बैड एडजेक्टिव है और गुड भी एडजेक्टिव है। इज इट क्लियर बेटा? अब जो काम एडजेक्टिव करता है, अब जो काम एडजेक्टिव करता है, अगर यही काम बहुत से यानी कि एक से ज्यादा अल्फाज मिलकर करें तो उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। यानी अगर लफ्ज एक है तो वो एडजेक्टिव, अगर लफ्ज एक से ज्यादा है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लफ्ज एक डिस्क्राइब कर रहा है तो बेटा वो एडजेक्टिव है, अगर लफ्ज एक से ज्यादा है तो वो एडजेक्टिव है। फंक्शन तो दोनों का सेम है। ठीक है, इसी तरह बेटा एडवर्ब फ्रेज। एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज अल्फाज का मजमूआ है जो एडवर्ब का काम करता है। अब यहाँ पे अली रेन क्विकली एडवर्ब है, सिंगल वर्ड है। अली रेन एट अ ग्रेट स्पीड, मीनिंग दोनों का सेम है। अब बेटा नाउन जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन की खूबी खामी, अच्छाई या बुराई, यानी कि उसके बारे में मालूमात देता है। बेटा जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, वो किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है या किसी वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। इज इट क्लियर? अब आपने करना क्या है बेटा, ये स्टेटमेंट है जी, रिप्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन एडजेक्टिव फ्रेजेस। बेटा एडजेक्टिव फ्रेजेस अंडरलाइन है, हमने क्या करना है, एन एडजेक्टिव, हमने वहां पे एडजेक्टिव को पुट करना है। एडजेक्टिव फ्रेजेस को हमने रिप्लेस करके क्या लगाना है बेटा, एडजेक्टिव पुट करना। ठीक है, फर्स्ट वन है ही वोर अ टर्बन, ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क। अब मेड ऑफ सिल्क क्या बेटा एडजेक्टिव फ्रेज है, हमने यहाँ एडजेक्टिव यानी कि सिल्की, ओके, सिल्कन या सिल्की। उसके बाद ही इज अ मैन विदाउट अ फ्रेंड, विदाउट अ फ्रेंड एडजेक्टिव फ्रेज, फ्रेंडलेस एडजेक्टिव। विद बैड टेम्पर आप लगा सकते हैं बैड टेम्पर्ड, बैड यहाँ पे ई लगा दें और बैड टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड विद को काट दें। ठीक है, एडजेक्टिव। उसके बाद है ऑफ नो यूज, ऑफ नो यूज फ्रेज है, हमने एडजेक्टिव यूजलेस। ओके, इस तरह मैन ऑफ सेंस, सेंसिबल लगा दें, मैन ऑफ सेंस मीन ये फ्रेज है, हमने एडजेक्टिव लगा दिया सेंसिबल। तो इसी तरह बेटा रिप्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन एडवर्ब्स बाय एन एडवर्ब फ्रेज। अब बेटा एडवर्ब्स अंडरलाइन है, हमने क्या पुट करना है, एडवर्ब फ्रेज। वहां पे हमने एडजेक्टिव फ्रेज की जगह एडजेक्टिव पुट किया, यहाँ हमने क्या करना है, एडवर्ब्स की जगह हमने एडवर्ब फ्रेजेस को पुट करना है। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब फर्स्ट वन है द पिजन फ्लाइज स्विफ्टली, स्विफ्टली मीन बेटा विद हाई स्पीड, विद हाई स्पीड। उसके बाद है देयर, देयर मीन ओवर देयर, ही बिल्ट हिज हाउस ओवर देयर,
hard, hard mean बेटा with all his might, with all his might. Eloquently beat बेटा in a fluent manner, in a fluent manner. उसके बाद है बेटा well, well in a good way. Did Sarah behave in a good way? Okay, हमने क्या बेटा एडवर्ब फ्रेजेस को पुट कर दिया. इज इट क्लियर? ओके, तो बेटा आप पेपर में किस तरह आ सकता है, पेपर में ये इस तरह आएगा, तो ये अंडरलाइन होगा. मेड ऑफ सिल्क आपसे पूछेंगे कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, जेरंड है, इन्फिनेटिव है. ठीक है, कोई भी 4 ऑप्शंस होंगे सेम इसी तरह. ओके जी, नेक्स्ट है बेटा रिव्यू 2, यूनिट नंबर 5 to 8. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, आर यू रेडी बच्चों? रेडी हो आप जी? फर्स्ट वन है बेटा व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम. के नज़म में डैफोडिल्स किस चीज़ की अलामत हैं? तो हमने पढ़ा था बेटा कि जो डैफोडिल्स यानी के नरगिसे आबी मौसम बहार के आगाज़ की अलामत हैं. इस नज़म में ये फितरत और इंसानी दिलो दिमाग पर उसके तस्कीन आवर असर की नुमाइंदगी करते हैं. ओके, सेकंड है हाउ हैज़ द पोएट हाईलाइटेड द इम्पैक्ट ऑफ द पोएम बाय यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज. कि क्या यानी कि इस्तियाराती ज़बान यानी कि सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी को इस्तेमाल करते हुए का इस्तेमाल एक यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हुए शायर ने नज़म के असर को किस तरह उजागर किया. बेटा फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल एक तस्वर को वाज़े, खूबसूरत और जानदार बना देता है. ये चीज़, ये तहरीर यानी कि उस तहरीर में रंग भर देती है. शायर ने तशबीह, मुबालगा यानी कि एग्जैजरेशन, इस्तियारा यानी कि मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करके नज़म के तासुर को क्या किया बेटा, उजागर कर दिए. ओके, व्हाट वाज द कैद कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशन. ठीक है, कि हमारी कौम के बारे में कायद का क्या तस्वुर था. बेटा कायद कहा करते थे कि वो इम्तियाजी सकाफत और तहजीब वाली कौम है. वो कहते हैं कि ज़िंदगी के बारे में उनका अपना मुनफरिद नुक्ता नज़र है. 4 है बेटा हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन. कि हम कैसे एक मजबूत कौम बन सकते हैं. बेटा अपने इख्तलाफात को भुलाकर और कौमी मकसद के लिए मिलजुल कर काम करने से हम एक मजबूत कौम बन सकते हैं. व्हाट डज द लव ऑफ आवर कंट्री डिमांड फ्रॉम अस. ठीक है, कि वतन की मोहब्बत हमसे क्या मुतालबा करती है. बेटा मुल्क से हमारी मोहब्बत हमसे ये तकाजा करती है कि हम अपनी गलतियों की इस्लाह करें और अपने कायद की ख्वाहिशात के मुताबिक क्या करें, काम करें. ओके, हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक. कि मस्जिद की जो अंदरूनी या मस्जिद का अंदरून कैसा नजर आता है. बच्चों मस्जिद के निचले अंदरूनी हिस्से पर 50 से जायद नमूनों में 20,000 से ज्यादा मिट्टी की टालियों से लकीरें लगाई गई हैं. गैलरी को फूलों, फलों और सरू के पौधों के नमूनों से आरास्ता किया गया है. मस्जिद के ऊपरी अंदरूनी हिस्से को नीला रोगन किया गया. फर्श कालीनों से ढके हुए हैं. ठीक है, सारा अंदरूनी मंजर खूबसूरत दिखाई देता है. बेटा सेकंड लास्ट है 7. वाई वाज अ सेपरेट रॉयल रूम अटैच टू द मस्जिद. कि मस्जिद के साथ एक अलग शाही कमरा, हुजरा क्यों मुंसलिक था. बेटा मस्जिद के साथ एक अलग शाही हुजरा बादशाह के बैठने और नमाज पढ़ने के लिए मुंसलिक था. लास्ट बेटा व्हाई डज द हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर. कि घोड़ा अपने मालिक की तरफ से आगे बढ़ने का बेकरारी से इंतजार क्यों करता है. बेटा घोड़ा हैरान है कि उसका सवार रात के वक्त घने तारीक जंगल के करीब क्यों ठहर गया है. इससे खौफ ज़दा होता है कि वो किसी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं, इसलिए वो अपने मालिक की तरफ से आगे बढ़ने का बेकरारी से क्या करता है बेटा, इंतजार करता है. इज इट क्लियर. ये आपने करने. उसके बाद है बेटा ये क्या MCQs हैं. वोकैबुलरी, चूज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, फर्स्ट वन है बेटा ब्रांचेस ऑफ द ट्री were covered with blanket of snow. In this sentence we find an example of branches of the tree were covered with blanket of snow. ये बेटा एलिट्रेशन है, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन के मेटाफर है. बेटा ये मेटाफर है. ये क्या बेटा, मेटाफर. ओके, ब्लैंकेट ऑफ स्नो के साथ किसको कंपेयर किया गया, ब्रांचेस ऑफ ट्री को. इज इट क्लियर. बेटा सिमिली होती ना तो इसमें
एज या लाइक के थ्रू दो मुख्तलिफ चीज़ों का कंपैरिजन होता है, ठीक है, और मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इज इट क्लियर? कीप अप योर मोरल, अब यहाँ पे हमने इसका सिनोनिम बताना है। वेल्थ है सेक्शन, फोर्टिट्यूड के वॉइस फोर्टिट्यूड, या सेल्फ एस्टीम भी आ सकता है, ऑनर भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है बेटा, द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, द अंडरलाइन वर्ड इज एन एंटोनिम ऑफ। अब एंटोनिम बताना है कवर्ड का। स्प्रेड, स्ट्रेच, एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड, ठीक है, स्प्रेड फैला हुआ, स्ट्रेच भी फैला हुआ, इनक्लोज्ड यानी कि इहाता बंदी की हुई, बंधा हुआ। ओके, द लिटिल बर्ड्स आर पीपिंग येट, द अंडरलाइन वर्ड इज अ सिनोनिम ऑफ पीपिंग का, ये हमने ग्लोसरी में भी किया था, ट्विटरिंग, ठीक है, चहचहाना, क्राइंग, येलिंग और वीपिंग नहीं है। क्राइंग चिल्लाना, वीपिंग रोना, येलिंग भी होता है शोर करना, चिल्लाना। ओके, अब ग्रामर के हवाले से बच्चों, द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड। अब बेटा क्राउड क्या है? काउंटेबल नाउन है, कलेक्टिव है, मटेरियल या अनकाउंटेबल। तो ये बेटा क्या है? एक ही किस्म की चीजों का मजमूए को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। तो सी ऑप्शन ठीक है। द डॉग सैट डैश इज मास्टर, बिसाइड, अलोंग, क्रॉस के ओवर, साथ, बिसाइड, पहलू में। द डॉग सैट यानी कि कुत्ता अपने मास्टर के पहलू में बैठा। उसके बाद थर्ड बेटा, वेट डैश आई रिटर्न, वेट टिल, इंतजार करो जब तक मैं वापस, टिल, डी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद बेटा, आई हियर्ड अ नॉइज डैश फ्रॉम द रूम, नॉइज केम, कम, कमिंग, विल कम। तो बेटा कमिंग, आई हियर्ड अ नॉइज कमिंग यानी कि आती हुई, आने वाली आवाज को मैंने, कमरे से आने वाली आवाज को सुना, हियर्ड, कमिंग। केम तो बेटा आई, कम आना यानी कि विल कम आएगा, तो कमिंग। ओके, आई एन जी फॉर्म को जब एज अ जेरंड इस्तेमाल किया, ठीक है। ही स्पोक वेरी लाउड, ही स्पोक वेरी लाउड। बेटा अब ऑप्शन है यहाँ पे कि ये द अंडरलाइन वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर है, डिग्री, फ्रीक्वेंसी या टाइम। बेटा मैनर आपको पता है कि कोई काम किस तरह सर अंजाम दिया, टाइम के कहाँ पे किस जगह यानी किस वक्त सर अंजाम दिया, और फ्रीक्वेंसी होता है बेटा कि ये एडवर्ब्स इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि कोई काम कितना तवातुर से किया जा रहा है, और डिग्री बताते हैं बेटा कि किसी काम की शिद्दत को ज़ाहिर करते हैं, यानी ये कोई काम किस दर्जे में सर अंजाम पा रहा है। तो यहाँ पे बेटा वेरी लाउड। तो मुझे बताएं मैनर और टाइम तो बिल्कुल नहीं है, फ्रीक्वेंसी है कि डिग्री है, कि तवातुर से काम किया जा रहा है, या ये है कि ये काम कोई किस दर्जे में यानी कि सर अंजाम, तो दर्जे की बात है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ओके, नेक्स्ट है बेटा, वी वास्ड हिम टू गो, वी वास्ड हिम टू गो, द अंडरलाइन वर्ड, अब अंडरलाइन गो है। पास्ट पार्टिसिपल नहीं हो सकता, थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं हो सकता, आईएनजी फॉर्म के साथ होता है। जेरंड नहीं हो सकता, आईएनजी फॉर्म होता है। इन्फिनिटिव है तो डी ऑप्शन ठीक है। ओके, ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, कुकिंग अब बताना है जी बेटा, आईएनजी फॉर्म को जब नाउन के तौर पर इस्तेमाल करें ना तो वो जेरंड होता है, ठीक है। अब ये इन्फिनिटिव तो नहीं है, फर्स्ट फॉर्म होती, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बेटा जेरंड, यानी कि आईएनजी फॉर्म को जब नाउन के तौर पर इस्तेमाल करें। जिस तरह हम कहते हैं आई लाइक पेंटिंग, तो पेंटिंग क्या है बेटा, जेरंड है। नेक्स्ट है बेटा, इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू डैश सक्सीड। बेटा देखें ये कंडीशनल सेंटेंस है बेटा, ये इफ क्लॉज में हैड के साथ थर्ड फॉर्म है यानी कि पास्ट परफेक्ट है, तो मेन क्लॉज में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव के साथ थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म तो है, हमने क्या सिलेक्ट किया, वुड नहीं आएगा, विल हैव नहीं आएगा, विल, वुड हैव, ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है। दिस द शू इज प्रेसिंग ऑन माई टू, द अंडरलाइन फ्रेज। अब बेटा ऑन माई टू, देखें ऑन ये प्रेपोजिशन है, अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज के एडवर्ब, प्रेपोजिशन फ्रेज है, प्रेपोजिशन है, और आगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। Which of the following is an appropriate sentence? We are tired usually by the end of the day. We are tired by usually the end of the day. We are usually tired by the end of the day. We are tired by the end of the day usually. अब इसमें से appropriate कौन सा बेटा? C है, we are usually यानी कि linking या helping वर्ब के बाद adverb लगाया है, यानी कि main verb से पहले। We are usually tired by the end of the day, C option। ओके, तो ये रिव्यू तक इसको आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है बच्चों।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।